नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू राइज क्लासेस में। आइए आज के इस वीडियो में भारतीय इतिहास से संबंधित राष्ट्रकूट वंश के बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानते हैं। यह जानकारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी। शुरू करते हैं। राष्ट्रकूट वंश, देखिए आइए समझते हैं राष्ट्रकूट वंश का साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। मैप में आप देख सकते हैं, ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये राष्ट्रकूट वंश है। ये महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटक तक विस्तृत है। और इधर ये गुजरात में उस समय प्रतिहार वंश था और ये पाल वंश था बंगाल की तरफ। यहीं पर मालवा का है जो यहाँ पर एक परमार वंश था। देखिए ये जो कर्नाटक का एरिया है यहाँ यहाँ उस समय जो शासन था वो चालुक्य वंश का था। तो चालुक्य वंश में माने कि जो चालुक्य साम्राज्य था, चालुक्य शासन था, उसमें ये राष्ट्रकूट के जो शासक थे दंती दुर्ग वगैरह या जो भी व्यक्ति थे उस समय प्रारंभ में, वो इनके क्या होते थे, सामंत हुआ करते थे। माने चालुक्य जो वंश था, चालुक्य साम्राज्य था, बादामी का चालुक्य जिसे कहा जाता है या बातापी कहा जाता है, तो उसमें ये सामंत हुआ करते थे। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इनका जो पहला शासक हुआ दंती दुर्ग, उसने चालुक्य शासक जो थे युवराज कीर्तिवर्मा, उनको हरा करके राष्ट्रकूट वंश को स्थापित किया था। मैंने उस राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली थी। पहले ये चालुक्य वंश में सामंत हुआ करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें पहला शासक है दंती दुर्ग। तो दंती दुर्ग जो था ये प्रथम शासक था। इसका समय था 735 से लेकर के 756 ईस्वी तक। चालुक्य युवराज कीर्तिवर्मा को हरा करके इसने राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी थी। ठीक है, इन्हें राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। किसको हराया था? चालुक्य युवराज थे। माने बातापी के लिखा रहेगा या बादामी के लिखा रहेगा, तो बातापी के चालुक्य वंश के युवराज थे कीर्तिवर्मा, या कीर्तिवर्मन द्वितीय नाम कहीं पर दिया गया होगा तो वो भी सही है। तो उनको हरा करके इसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। ठीक है, यही वास्तविक इसका संस्थापक माना जाता है। और उसको हराने के बाद इसने जो उपाधियां धारण की थी वो थी महाराजाधिराज। देखिए ये पहली ही उपाधि महाराजाधिराज हुआ करती है। आपने गुप्त साम्राज्य में भी देखी थी, जो चंद्रगुप्त प्रथम थे तो उन्होंने भी पहली ही मतलब एक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, चूँकि उन्होंने वो वास्तविक संस्थापक थे गुप्त वंश के। तो ये भी दंती दुर्ग जो था इसने भी मतलब राष्ट्रकूट वंश को वास्तविकता प्रदान की, वास्तविक रूप से इसने स्थापित किया था। इसलिए इसकी जो उपाधि थी वो महाराजाधिराज की उपाधि थी। इसने परमेश्वर, परम भट्टारक जैसी उपाधियां भी धारण की थी। ठीक है, कि इसके उपलक्ष्य में माने चालुक्य युवराज कीर्तिवर्मा को हराने के उपलक्ष्य में इसने महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की। राष्ट्रकूट वंश का ये वास्तविक संस्थापक था, इसे माना जाता है। यह ब्राह्मण धर्मानुयायी था और ये निसंतान ही 756 में मरा, माने इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। फिर इसके बाद में आते हैं कृष्ण प्रथम। देखिए कृष्ण प्रथम जो है इनका समय है 756 से लेकर के 773 ईस्वी तक। ये दंती दुर्ग के चाचा थे। माने दंती दुर्ग जो था उसका तो कोई उत्तराधिकारी नहीं था, संतानहीन था वह। तो इनके चाचा जो हैं इनको गद्दी मिली और इनका राज्याभिषेक हुआ। राजाधिराज परमेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की थी। राजाधिराज परमेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की, राजाधिराज परमेश्वर। देखिए बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और गंग वंश के विरुद्ध सफलता प्राप्त की इन्होंने। उस समय ये जो विरोधी शासन थे, कौन कौन से? बादामी थे, वेंगी के चालुक्य थे, गंग वंश था, इनके विरुद्ध इन्होंने अभियान चालू किया था और उसमें सफलता भी प्राप्त की थी कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के कैलाश मंदिर, माने जो एलोरा का कैलाश मंदिर है, देखिए ये जो एलोरा के कैलाश मंदिर हैं इनका निर्माण जो है कृष्ण प्रथम ने कराया था। ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण जो है वो किसने कराया था। ठीक है, तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर, माने कई मंदिर हैं वहाँ छोटे छोटे, तो एलोरा का कैलाश मंदिर जो है उसमें उनका निर्माण जो है कृष्ण प्रथम ने कराया था। देखिए ये एलोरा का कैलाश मंदिर है। एलोरा शब्द आप याद रखिएगा क्योंकि ये कांची का भी है। कांची का कैलाश मंदिर वो यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो पल्लव वंश में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये एलोरा का कैलाश मंदिर है। तो एलोरा का कैलाश मंदिर जो है वो कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। और ये ब्राह्मणों को प्रभूत दान देने वाला भी व्यक्ति था। ये ब्राह्मणों को प्रभूत दान देता था, यानी बहुत सारा दान देता था, दान करता था। ठीक है, इनके बारे में इतनी जानकारी है कि बादामी के चालुक्य, गंगवंश, वेंगी के चालुक्य,
के खिलाफ माने कि विरुद्ध में इन्होंने अभियान छेड़ा था और सफलता भी पाई थी। इतनी जानकारी इनसे मिलती है। मेन है इसमें परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, तो वो ये बनता है कि एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण, यानी कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था, ये कृष्ण प्रथम का नाम आएगा। ठीक है, अगले हैं देखिए, इसमें इनका जो चला आगे वंश चला है, शासक हुए हैं, तो गोविंद द्वितीय तथा ध्रुव, इनके दो पुत्र थे। ये जो कृष्ण प्रथम थे, कृष्ण प्रथम के दो पुत्र हुए, गोविंद द्वितीय तथा ध्रुव, यानी धारावर्ष भी इसको कहा जाता है। दोनों ही कृष्ण प्रथम के पुत्र थे और उत्तराधिकार के युद्ध में ध्रुव विजयी हुआ, माने कि इनका आपस में युद्ध हुआ। तो उत्तराधिकार के युद्ध में ध्रुव जो था, धारावर्ष जिसे बोला गया, ये विजयी रहा, गोविंद द्वितीय हार गए। तो अब इसमें देखिए क्या हुआ, इसमें जो ध्रुव था, धारावर्ष था, इसके भी 4 पुत्र थे। तो 4 पुत्र थे, उसमें था गोविंद तृतीय, ये राजा बनाया गया बाद में। और कर्क एक पुत्र था इसका, उसकी तो मृत्यु हो गई, वो मर गया। स्तंभ एक था, गोविंद का विरोधी बन गया ये। और इंद्र था, इंद्र जो था गोविंद के साथ में हो गया। गोविंद माने ये जो गोविंद तृतीय है, गोविंद से मतलब हमारे यहाँ पर गोविंद तृतीय से है, तो ये अपने भाई के साथ हो गया था और इसको गृह राज्य सौंप दिया गया था आगे चल करके। तो चूँकि गोविंद का जो गृह राज्य था उसको इसमें पद दे दिया गया था इसको। ठीक है, तो ये धारावर्ष के बारे में इतनी जानकारी मिलती है, बहुत ही ये महत्वपूर्ण, कुछ खास इनके बारे में नहीं है। लेकिन ये जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कन्नौज, माने कि जो कन्नौज था उस समय, उस पर सभी जो इर्द गिर्द शासन हुआ करते थे, शासक होते थे, उन माने जो वंश थे उस समय, जैसे कि पाल वंश हुआ, प्रतिहार वंश हुआ, चालुक्य हुए, इन सब की नज़र कहाँ थी, कन्नौज पर। देखिए कन्नौज, उत्तर में जो ये कन्नौज था, इस पर सबकी नज़र थी, क्योंकि उस समय कन्नौज जो था बहुत संपत्तिशाली, माने समृद्धशाली और काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र था। तो इसकी उस समय काफ़ी प्रसिद्धि थी। तो सबकी नज़र जो थी वो कन्नौज पर टिकी हुई थी, सभी शासकों की, इसलिए सभी लोग कन्नौज की तरफ बढ़ते थे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो राष्ट्रकूट वंश में शासक हुआ है, धारावर्ष या ध्रुव, तो इसने जो है अभियान छेड़ा था कन्नौज पर अधिकार करने का। सबसे पहला शासक था ये, कन्नौज की तरफ ये बढ़ा था। ठीक है, ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश में पहला कौन सा शासक था जिसने कन्नौज पर विजय अभियान शुरू किया था या कन्नौज पर अधिकार किया था। तो इस तरीके से बनता है प्रश्न। तो ये है कि कन्नौज पर पहला जो अधिकार करने में जो सफल हुआ था शासक, वो था ध्रुव। ठीक है, ये ध्रुव था, इसने ही सफलता पाई थी कन्नौज पर अधिकार करने में। इसके बाद आते हैं देखिए गोविंद तृतीय। तो गोविंद तृतीय इसका पुत्र था धारा का, यानी कि ध्रुव का। तो इसमें देखिए ये जो बन गया बाद में, इसका समय था 793 से लेकर के 814 ईस्वी तक इसका शासनकाल है। इसने गंग वंश, नोलम्माबाड़ी, कांची के पल्लव वंश को हराया। ये भी बहुत ही प्रतापी था, मतलब ये शक्तिशाली, बहुत ही शक्तिशाली शासक था। इसने गंग, नोलम्बाड़ी और कांची के पल्लव, इन सब को हराया, मतलब इसने बहुत ही प्रतापी शासक था ये। और उत्तर में ये प्रतिहार जो वंश थे, प्रतिहार नरेश थे, नागभट्ट को भी इसने हराया था, प्रतिहार वंश के शासक। पाल वंश के शासक धर्मपाल को भी इन्होंने हराया था। आप पाल वंश के बारे में पढ़ चुके हैं, उसमें गोविंद तृतीय का नाम आता है कि गोविंद तृतीय ने इनको हरा दिया था। कन्नौज के जो राजा थे उसमें चक्रायुध, उनको भी इन्होंने ही हराया था, गोविंद तृतीय ने। देखिए इससे पहले हालांकि ध्रुव ने अधिकार कर लिया था कन्नौज पर, लेकिन पुनः जब गोविंद तृतीय ने पूरी तरीके से इसको जीत लिया था। दक्षिण में इन्होंने अभियान छेड़ा, तो पल्लव, पांड्य, चोल, केरल, गंग वंश, ये सब क्या है, इनका एक पूरा संघ इसके विरुद्ध हुआ। पल्लव उसमें शामिल थे, पांड्य शामिल थे, चोल शामिल थे, केरल वंश के लोग थे, कंग वंश के लोग थे। ये पूरा संघ एक साथ इनके साथ जो है युद्ध में तुंगभद्रा नदी के किनारे यानी तट पर पराजित हुआ था। इन पूरे संघ को भी पराजित करने में ये सफल रहा। हिमालय से कन्याकुमारी तक, अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक इसने शासन अपना स्थापित कर लिया था। इतना बड़ा ये शक्तिशाली और बहुत ही वीर योद्धा था। तो इसके बारे में इतनी जानकारी हमको मिलती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अमोघ वर्ष, तो अमोघ वर्ष जो है ये भी शासक बहुत अच्छा शासक। इसके बारे में परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। क्या प्रश्न बनते हैं कि राजधानी को लेकर के, जो मतलब राष्ट्रकूट वंश था, इसकी राजधानी क्या थी, मान्यखेत थी। ठीक है, मान्यखेत लिखा जाता है, कहीं पर मान्यखेत लिखा रहेगा। ये हैदराबाद के पास में एक नगर इसने बसाया था अमोघ वर्ष ने। इसका शासनकाल 814 से लेकर के 878 ईस्वी तक रहा।
और देखिए इसने एक नगर बसाया था मान्याखेत हैदराबाद के पास में, और वहीं पर ये अपनी राजधानी ले गया था। माने इसने राजधानी जो बनाई थी वो मान्याखेत को राजधानी बनाया था। और ये विद्या व कला का उदार प्रेमी था। ये विद्या और कला से प्रेम रखने वाला एक यही शासक इसमें था राष्ट्रकूट वंश में, अमोघ वर्ष जिसका नाम है। और इसी ने एक कन्नड़ भाषा में ग्रंथ लिखा था कविराज मार्ग, इसका नाम था कविराज मार्ग। देखिए कविराज मार्ग जो है इसकी रचना है जो कन्नड़ भाषा में लिखी गई है, ठीक है। ये और इनके ही जो राज्यसभा में जिनसेन रहते थे, जिनसेन याद रख लीजिए, ये जिनसेन थे प्रसिद्ध विद्वान जिन्होंने आदि पुराण की रचना की, इनकी राज्यसभा में थे। गणित सार संग्रह, देखिए गणित सार संग्रह, ये गणित सार संग्रह के रचयिता महावीराचार्य, और अमोघ वृत्ति जो अमोघ वर्ष पर लिखी गई इन्होंने शाकतायन ने लिखी थी। ये इन्हीं के दरबार में रहते थे। ये दोनों कवि जो थे, लेखक जो थे, ये इनके करीब दरबार में रहते थे। गणित सार संग्रह के रचयिता महावीराचार्य और अमोघ वृत्ति के लेखक शाकतायन, इन्हीं के दरबारी लेखक या कवि थे, ठीक है। अमोघ वर्ष जो कि जैन धर्मी था, जैन धर्म को मानने वाला था, खुद भी विद्या और कला का प्रेमी था, उदार प्रेमी था, इसलिए इसने लेखन के कार्य में काफ़ी रुचि ली, स्वयं भी कविताएं लिखी और एक कन्नड़ भाषा में एक ग्रंथ लिखा। उसके बाद में एक और ग्रंथ लिखा था, इसका नाम था शायद प्रसन्न करके था, प्रसन्न मल्लिका करके नाम कुछ था, मुझे याद नहीं है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन कविराज मार्ग जो है ये बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। ये ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको आप याद कर लीजिए। कविराज मार्ग जो है ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया ग्रंथ है जिसे अमोघ वर्ष ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं। देखिए राष्ट्रकूटों के जो निर्माण हैं, राष्ट्रकूटों के निर्माण एलोरा के जो गुहा मंदिर हैं, एलोरा में एलिफेंटा, ये जो महाराष्ट्र में है, इनका निर्माण इन्होंने ही कराया था। एलोरा का कैलाश मंदिर, इनका भी निर्माण किसने, राष्ट्रकूट वंशों ने कराया था, न राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। 4 जैन गुहा मंदिर हैं, उनका निर्माण भी इन्होंने ही कराया था। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की जो मूर्ति है त्रिमूर्ति, इसका निर्माण राष्ट्रकूट ने कराया था। देखिए ब्राह्मण धर्म से संबंधित मंदिरों का निर्माण भी कराया था, जिसमें रावण की खाई है, रामेश्वरम है, दशावतार मंदिर है, इनका निर्माण जो है राष्ट्रकूटों ने करवाया था, ठीक है। देखिए जो एलोरा का कैलाश मंदिर है, जो गुहा मंदिर बोले जाते हैं, गुहा मंदिर, ठीक है। गुहा मंदिर क्या होते हैं, ये चट्टानों को काट कर मंदिर बनाए जाते हैं, ठीक है। ये मतलब एक गुफा टाइप के होते हैं, चूँकि ये किसी गारा ईंट पत्थर से अलग से नहीं जोड़े जाते, उन पत्थरों को काट कर ही नक्काशी की जाती है, मंदिर का शेप दिया जाता है, ठीक है। उसमें जो आकृतियाँ होती हैं, जो मूर्तियाँ होती हैं, उनको पत्थरों को काट कर ही बनाया जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने गुहा मंदिरों का निर्माण कराया था। ये उनके गुहा मंदिर थे, गुफाएं थीं जिनमें इनके ये मंदिर थे, एलोरा, एलिफेंटा, एलोरा का कैलाश मंदिर। 4 जैन गुहा मंदिर भी थे जिसमें, और ब्राह्मण मंदिर जो थे उसमें त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की, रावण की खाई एक है, उसमें रामेश्वर एक है, दशावतार का मंदिर है। तो इसमें मेन जो है आपका राष्ट्रकूट शासकों का अधिकतर जो परीक्षाओं में पूछा जाता है वो है एलोरा का कैलाश मंदिर, ठीक है। इसको बनवाया था किसने, कृष्ण प्रथम ने। आगे बढ़ते हैं। कन्नड़ साहित्य, देखिए उस समय कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न, तो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न के बारे में प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। नेट में यूजीसी नेट के में एक प्रश्न आया था हिस्ट्री में कि ये क्या है, मतलब रन, पन, पंप और पोन, ये क्या है। तो ये केवल उसमें कुछ नहीं लिखा था, केवल ये लिखा था रन, पंप, पुन क्या है। तो ये है कवि, ये कौन है, ये कवि है कन्नड़ साहित्य के, इनको त्रिरत्न कहा जाता है। जिन्हें रन थे, इन्होंने अजित पुराण की रचना की थी, पंप थे, आदि पुराण की रचना की, इन्होंने पौन थे, ये इन्होंने शांति पुराण की रचना की थी, ठीक है। तो ये कवि हैं, ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न बोले जाते हैं, रन, पंप और पौन, ये क्या हैं, ये कवि हैं कन्नड़ साहित्य के। तो इन्हीं के काल में हुए, राष्ट्रकूट वंश के समय में ही इनका उदय हुआ और इन्होंने रचनाएँ की थी। तो इनके बारे में इतनी जानकारी हमको यहाँ से मिलती है। अब इनके जो क्रम है, देखिए शासकों का क्रम, कभी कभी ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जब परीक्षा के प्रश्नों को थोड़ा टफ करना होता है, कठिन बनाना होता है, तो ये प्रश्न पूछ देते हैं इनके शासकों का क्रम बताइए क्या था।
तो शासकों के क्रम में सबसे पहले तो ये दंती दुर्ग है। देखिए दंती दुर्ग को हम कैसे याद करेंगे कि राष्ट्रकूट वंश का मतलब इसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। देखिए राष्ट्रकूट शब्द यहाँ पर आता है, कूट, कूटना, दांतों से कूटो, दांतों से कूटना, दांतों से कूटना माने दंती दुर्ग। दंत, दंत माने दांत होता है ना, तो दांत से कूटना, तो दंती दुर्ग आप इसको याद कर लीजिए। ये एक ऐसी ट्रिक है, थोड़ा सा आप याद कर लेंगे तो कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था या राष्ट्रकूट वंश की नींव किसने डाली थी, तो ये दंती दुर्ग से याद रह जाएगा। कूट शब्द से मैंने कूटना, दांतों से कूटते हैं किसी चीज़ को खाते हैं तो दंती मैंने दांत होता है, तो कूटना, कूट कूट कर खाना, तो ये हो जाता है दंती दुर्ग। ये इसका मतलब संस्थापक था राष्ट्रकूट वंश का। उसके बाद में देखिए जो वास्तविक तो यही था दंती दुर्ग ही। उसके बाद में अन्य शासक हुए हैं, तो कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, धारावर्ष या ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, उसके बाद में अंतिम ये कर्क द्वितीय था। अब देखो यहाँ पर इसके बाद मैंने 7 तक दिए हैं ना, कृष्ण द्वितीय तक। इसके बाद में और भी हुए हैं, धारा ये जो अमोघवर्ष द्वितीय भी हुआ है, कृष्ण द्वितीय है तो कृष्ण तृतीय भी हुए हैं, तो इस तरीके से और भी हुए हैं। इसके बाद में इंद्र हुआ है, लेकिन मैंने उनको नहीं दिया है। यहाँ पर जो क्रम आता है वो मेन इनका ही पूछा जाता है। तो देखिए इनको थोड़ा सा मैं बताता हूँ कैसे इनको याद कर सकते हैं। आप समझ लेंगे तो आप अपनी तरफ से कोई ट्रिक बना लेंगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि अपनी ट्रिकें याद रह जाती हैं। अगर दूसरों की ट्रिक आपसे थोड़ी बेटर आ रही है, आपके समझ में आ रही, तो वो तभी याद होती है वो। ठीक है, तो मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करूँगा, हो सकता है आपको याद हो जाए, अच्छी लगे। देखिए कृष्ण प्रथम है, तो कृष्ण यानी राष्ट्रकूट शासकों में आपको पहले तो ये याद ही करने वाले कृष्ण जो है, कृष्ण इनका क्रम मैं केवल याद कराऊंगा। कृष्ण है तो कृष्ण श्री कृष्ण से मतलब है। यहाँ पर कृष्ण जो है ये इनका मान लीजिए दंती दुर्ग तो हो ही गया कि राष्ट्रकूट शासकों का पहला जो वंश रखने वाला है, नींव रखने वाला है, वो दंती दुर्ग है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं कौन, कृष्ण है। तो कृष्ण देखिए कृष्ण और उसके बाद गोविंद, फिर धारावर्ष, फिर गोविंद तृतीय, फिर अमोघवर्ष। यहाँ तक हम याद कर लेंगे अमोघवर्ष तक। ठीक है, आप देखिए इनको कृष्ण द्वितीय, कभी कभी अगर कृष्ण प्रथम दे दिया और कृष्ण द्वितीय दे दिया तो कृष्ण प्रथम के बाद द्वितीय नहीं आएगा, तो ये इसको नहीं याद करना है हमें, केवल यहाँ तक याद करना है कृष्ण प्रथम। तो कृष्ण प्रथम के बाद देखिए कृष्ण का ही नाम गोविंद है, कृष्ण को ही गोविंद कहते हैं। कृष्ण प्रथम के बाद द्वितीय नाम, द्वितीय माने शासक कौन हो जाता है, या आपका गोविंद द्वितीय, तो द्वितीय इसमें भी लगा है, तो द्वितीय है ना, कृष्ण के बाद में कृष्ण का ही दूसरा नाम गोविंद है, तो गोविंद द्वितीय हो गया। उसके बाद में देखिए अब ये एक आप जाने कि धारावर्ष नाम अगर दे रखा है तो आसानी से याद हो जाएगा, ध्रुव दे रखा है थोड़ा टफ पड़ेगा। धारा है उसको उल्टा करेंगे तो राधा, ये शब्द जुड़ेगा ना, राधा, तो राधा भी कृष्ण से ही संबंधित एक शब्द जुड़ा रहता है, तो आप इसको जोड़ सकते हैं। धारावर्ष को उल्टा करके राधा, यानी कि पहले तो हो गया कृष्ण प्रथम, उसके बाद में गोविंद द्वितीय हो गया क्योंकि उन्हीं का नाम है। तो द्वितीय के बाद में अब कौन आएगा, गोविंद तृतीय। तो अभी गोविंद तृतीय नहीं हम लेंगे कि उसके बीच में आपको ध्रुव या धारावर्ष याद करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में तृतीय आएगा, फिर अमोघ वर्ष पर आप इसको याद कर लें, अमोघ वर्ष तक, अमोघ वर्ष तक। और एक अंतिम जो है कर्क द्वितीय, इसको याद कर लेंगे, कर्क द्वितीय को। अमोघ वर्ष ये इस तरीके से अगर रहेगा तो अमोघ वर्ष जो इनमें बाद का रहेगा। अमोघ वर्ष केवल, अगर अमोघ वर्ष द्वितीय है तो और बाद का हो जाएगा। तो इसमें पहले हम 2 याद कर सकते हैं, कृष्ण प्रथम और गोविंद द्वितीय, फिर धारा यानी कि राधा, फिर आपका मतलब ये 2 अगर मैच कर जाते हैं, कृष्ण प्रथम गोविंद द्वितीय। ठीक है, फिर उसके बाद धारा या राधा, ध्रुव को हम जोड़ सकते हैं। 3 हम इसको या अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। तृतीय को हम बाद में शामिल करेंगे, द्वितीय के बाद हालांकि तृतीय आएगा, कभी अगर ध्रुव छोड़ देता है मैचिंग में तो गोविंद तृतीय आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फिर उसके बाद में अमोघ वर्ष, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। अगर आपकी अपनी कोई ट्रिक है तो अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि नेट में जो हिस्ट्री का नेट होता है ना, इसमें तो बहुत ज़्यादातर, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में ये ट्रेंड बन गया है कालक्रम पूछने का, बहुत ज़्यादा कालक्रम पूछा जाता है चाहे जो परीक्षा हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।